वंदे मातरम। सत्ता का टेम्परेचर में आपका स्वागत है। मैं मनीषा कौशल। अखिलेश यादव ने रथ यात्रा अभियान की शुरुआत कर दी है। इसे सपा का चुनावी शंखनाद माना जा सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ हुए अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर रथ यात्रा निकाली जा रही है। लखनऊ से ये रथ यात्रा उन्नाव पहुंची। रथ यात्रा के दौरान कई मुद्दों को उठाया जाएगा और जनता से समर्थन मांगा जाएगा। आज से सपा का रथ यात्रा अभियान की शुरुआत हो रही है। अब देखना ये होगा कि ये रथ यात्रा अखिलेश यादव की कितनी लंबी जाती है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी आगाज हो चुका है। रथ यात्रा अभियान की आज से शुरुआत की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से और अखिलेश यादव ये रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं। जगह जगह ये रथ यात्रा रोकी जाएगी, जगह जगह कार्यक्रम किया जाएगा। करीब 150 जगह बताई जा रही हैं जहां पर कार्यक्रम है, यानी रथ यात्रा चलती रहेगी और साथ में जगह जगह कई जिलों, कई गांवों में रुक रुक कर यहां पर कार्यक्रम भी किए जाएंगे। रथ यात्रा में अखिलेश यादव उन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे जैसे बीजेपी ने उन्हें घेरा था पिछले विधानसभा चुनाव में। जो समाजवादी पार्टी ने चुनावी घोषणा की थी उसी को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी और अब वही हथकंडा अखिलेश यादव भी अपना रहे हैं। अब बीजेपी का जो संकल्प पत्र था, जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसको लेकर वो निकले हैं और वो जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे बीजेपी ने इतने सारे वादे किए लेकिन उन वादों को निभाया नहीं। हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वंदना सिंह जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुकी हैं और राहुल लाल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वंदना जी का रुख करूंगी। वंदना जी, आज से रथ यात्रा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं अखिलेश यादव। क्या लगता है कितनी लंबी ये रथ यात्रा जाएगी और कितनी सफल होगी आपके हिसाब से? देखिए, जनता के बीच में जाना ये हमारा कर्तव्य है और हक भी है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसकी तो सराहना होनी चाहिए कि हम सब जनता के बीच उतर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अब जब हम सड़क पे आते हैं तो लोगों को तकलीफ है, फिर कहते हैं कि ये निकल नहीं रहे तो तकलीफ है, ये तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, वही हाल है। और हमारे ख्याल से ये बहुत अच्छा संदेश देगा लोगों के बीच में। हम लोगों के साथ खड़े हैं। आज अगर आप देखें देश में लोग किस उससे गुजर रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई है। लोगों की तकलीफें देखिए, उनकी पीड़ा देखिए, कितनी मौतें हो चुकी हैं इस कोरोना से, कितने बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, बेटियां घूम रही हैं। इसका कोई नहीं है, सब लीपा पोती करके दिखा दिया जाता है कि सब बहुत अच्छा है, बहुत उत्थान हो रहा है। सच्चाई तो कुछ और है और हर चीज को बदलने के लिए इसका नैरेटिव चेंज कर दिया जाता है। ये हमारे भाजपा हमारी यही करती है। जब भी कुछ होता है तो उसका नैरेटिव चेंज कर दो। ठीक है, नैरेटिव चेंज कर दिया जाता है और बीजेपी जो काम करती है उसको अलग तरीके से बताती है, ये आपका कहने का मतलब है। ठीक है, राहुल लाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। राहुल जी, समाजवादी पार्टी रथ यात्रा अभियान की शुरुआत तो कर रही है, लेकिन क्या समाजवादी को वैसी ही सफलता मिलेगी जैसी बीजेपी को मिली थी? क्योंकि बीजेपी ने भी यही हथकंडा अपनाया था, जो चुनावी घोषणा पत्र था उसको लेकर निकली थी और बताया था जनता को कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, और अब वही अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस समय हम लोगों ने देखा था कि काशी में प्रधानमंत्री मोदी और जो योगी की यात्रा हुई थी, उस समय से एक तरह से कहीं न कहीं चुनावी आगाज तो हो ही गया। देखिए, लोकतंत्र में जितना ज्यादा सत्ता पक्ष आवश्यक है उतना ज्यादा विपक्ष के द्वारा मुद्दों का उठाया जाना भी आवश्यक है। तो अगर अखिलेश यादव एक तरह से यात्रा निकाल रहे हैं और जनता के मुद्दों को लेके जाते हैं तो ये काफी अच्छी चीज है। क्योंकि देखिए, लंबे समय से विपक्ष के ऊपर भी ये आरोप लग रहे थे कि वो जनता के बीच में नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की इस बात से मैं सहमत हूँ कि अब कोरोना के बाद एक तरह से विपक्षी पार्टियों के पास एक तरह से उनके ऊपर दो तरफा आरोप लगते हैं। अगर वो जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं तो उनकी शिकायत की जाती है तो वो जनता के सामने में नहीं आते, और आ जाते हैं तो फिर उनके ऊपर आरोप लग जाता है कि
इस समय जब कोरोना की भयावहता है तो फिर वो कोरोना पर राजनीति कर रहा है। लेकिन इन सब चीजों को छोड़कर विपक्ष को विपक्ष का काम करना चाहिए और सत्ता पक्ष को सत्ता का काम करना चाहिए। और देखिए कहीं कहीं तो पंचायत चुनाव, बाद में पंचायत चुनाव के जो भी नतीजे आए वो किस तरह से बदले गए वो हम लोगों ने देखा, लेकिन उसी समय से कहीं कहीं समाजवादी पार्टी उत्साह में है और वो उत्साह समाजवादी पार्टी का अब भी कहीं कहीं मनीषा जी समाप्त नहीं हुआ है। अगर हम लोग देखें तो 2017 में आप सही कह रहे हैं कि उस समय इसी तरह से तरीके से बीजेपी ने अपनी चुनाव प्रचार प्रारंभ की थी। देखिए बीजेपी के साथ अभी बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट में काफी शानदार ढंग से काम करती है। हम लोग जानते हैं कि वो 24/7 वाले राजनीति में भारतीय जनता पार्टी रहती है। ऐसे में विपक्ष के लिए चुनौतियां काफी बड़ी होती हैं, लेकिन हम लोगों को यह भी मानना चाहिए कि कहीं न कहीं देखिए बीजेपी एक तरह से डबल इंजन सरकार के रूप में जो वादे करती है तो उसके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी डबल हो जाने का डर होता है। तो ये चुनौती उनके पास होगा और इस मामले में कम से कम 2017 में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी थी वो अभी इनके पास जुड़ी हुई नहीं हो। तो इस दृष्टि से ये चुनाव 2017 के चुनाव से काफी कुछ अलग होगा। बीजेपी की रणनीति अब 2017 वाली नहीं होगी, चूंकि वो सत्ता में है, केंद्र में 7 साल से सत्ता में, और यहाँ पे भी अब उनके 4.5 वर्ष पूरे हो गए, तो उनकी रणनीति एक अलग किस्म की रणनीति होगी। ये सब सारी चीजें, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि उत्तर प्रदेश में जो तीसरी खिलाड़ी एक तरह से जो बहुजन समाज पार्टी थी, आज 21 जुलाई को हम लोग देख रहे हैं समाजवादी पार्टी एक्टिव होती है। बहुजन समाज पार्टी 23 जुलाई को अयोध्या से जो है कि ब्राह्मण महासभा की बैठक बुला के वो एक तरह से राजनीति में शामिल हो रही है। तो अब धीरे धीरे हम लोग को कह सकते हैं मनीषा जी कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक पारा है वो पारा अब धीरे धीरे गर्म होगा और अब उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं वो चुनावी रास्ते की तरफ अग्रसर होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। राहुल जी, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस करना बहुत जरूरी है, जैसे बीजेपी ने कहा था कि जो विधवा पेंशन है उसको बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा युवाओं को इंटरनेट देने की बात की गई थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जो बच्चे ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं उन्हें लैपटॉप देने की बात की गई थी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी ने नहीं पूरी की, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अब उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। तो ये सब जो मुद्दे हैं ये कितने समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए मैंने इसलिए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र लेके बीजेपी का घूम रही है, यही देखिए लोकतंत्र का मूल तत्व यही है कि आपने अगर वादे पूरे नहीं किए तो मैं जनता के पास बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए लैपटॉप का मामला काफी संवेदनशील मामला होता है। लैपटॉप के वादा करके ही एक तरह से समाजवादी पार्टी 2012 में सत्ता में आई थी, इनको युवाओं का भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ। इस मामले पे काफी सारे जो युवा वर्ग के लोग थे, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना काल के बाद शैक्षणिक संस्थान जो है वो ऑनलाइन ज्यादा निर्भर हो गए हैं, तो वैसे में तो अभी लैपटॉप और जो इस तरह से मोबाइल जैसी चीजें वो पहले से और ज्यादा शिक्षा के लिए प्रासंगिक हो गई है। तो मनीषा जी कोई कारण नहीं है कि चुनाव में मुद्दे नहीं बनेंगे। मुद्दा बनाने में समाजवादी पार्टी कितना जोर लगाती है वो इन्हीं सब पॉइंट पर निर्भर करेगा। वो इसको मुद्दा बनाएगी तो मुद्दा जरूर बनेगा। कोरोना काल के जो सारे मुद्दे हैं वो भी अगर वो मुद्दा बनाना चाहेंगे, गंभीरता से उसको उठाएंगे तो मुद्दे वो भी बनेंगे। क्योंकि जिस तरह से कल संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में कोई एक भी मौत नहीं हुई है, तो उसी समय से एक नया डिबेट और भी शुरू हो गया है कि आखिर इस तरह जो सामान्य लोगों ने अपनी आंखों से देखी और जो घटनाएं घटी और जो संसद में हुई जी, और जो बिल्कुल राहुल, बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और समाजवादी पार्टी उन मुद्दों को उठा सकती है, लेकिन किस तरह से ये सारे मुद्दों को उठाती है समाजवादी पार्टी और ये जो रथ यात्रा कर रही है वो कितनी सफल होती है, ये देखने वाली बात होगी। वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। वंदना जी, किस तरह से आपकी पार्टी उठाने वाली है इन सारे मुद्दों को? क्योंकि कई बार विपक्ष पर भी आरोप लगते हैं कि विपक्ष जितने आक्रामक तरीके से बीजेपी को घेरना चाहिए उतने आक्रामक तरीके से घेरती नहीं है। बीएसपी पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी को नहीं घेरती है। अब आपकी पार्टी ने रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है, तो कितनी आक्रामक होगी आपकी पार्टी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी हमारे जो प्रदेश की समस्याएं हैं और जो हो रहा है इस वक्त उनकी चर्चा कर रही है, उन मुद्दों को लेके उतरी है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ आज स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी की है। सिर्फ ये जुमले दे दे के किसी का पेट नहीं भरा जा सकता है। और क्राइम रेट आप देख लीजिए कितना ऊपर आ गया। वो तो होगा ही, जाहिर सी बात है, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा,
सिवाय वादों के और कुछ तो दिया नहीं गया। एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है भाजपा आके। अब सेंटर में जैसे कि अभी राहुल जी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, राज्य स्वास्थ्य मंत्री की जो कोई मौतें ही नहीं हुई। इतना झूठ कोई बोलता है? सिर्फ भाजपा बोलती है। और प्रधानमंत्री जी हमारे आते हैं, वो नैरेटिव चेंज करते हैं। बात चल रही है पेगासस की, कहते हैं अरे भाई हमने तो अन्य जातियों के लोगों को, नीचे जातियों के लोगों को मंत्री बनाया, महिलाओं को बनाया। कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रही है। अरे ये कहां से कहां ले जाते हैं ये लोग। ये मूल जो समस्याएं होती हैं उससे लोगों को भटकाना चाहते हैं। लेकिन आज जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और वो इस बहकावे में नहीं आने वाली है। आप देख लें उत्तर प्रदेश में क्या हाल है आज की तारीख में। बनारस ही देख लीजिए। और अब यहाँ दिल्ली की जो सड़क आती है, दिल्ली की कुर्सी, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, वो भी उत्तर प्रदेश से ही आती है। तो इसलिए अब इन लोग को जो है कुछ ना कुछ नए मुद्दे, नया लोगों को भटकाने का काम इन्होंने शुरू किया है। मार्केटिंग, इनका काम है सिर्फ मार्केटिंग करना और कुछ नहीं। मार्केटिंग के अलावा और इनके आप वादे देख लीजिए, इतने 1000 करोड़ दें, इतने 1000 करोड़ दिया। अरे भाई कहां दिया, किसको दिया? किसानों को हमने ये दे दिया। क्या दे दिया आप किसानों को? आपने किसानों पर डंडे बरसाए हैं आपने। किसान बैठा हुआ है, किसान की आप सुन नहीं रहे हैं। और ये किसान प्रधान देश है, तो क्या कर दिया इन्होंने? ये कॉर्पोरेट की तरह अपनी पार्टी चलाते हैं, उसी तरह ये देश चलाना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र अभी जीवित है इस देश में, अभी जाएगा नहीं, कितनी भी प्रताड़ना हो जाए। ठीक है, हमारे साथ राहुल जाल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर हम कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट रीशफल हुआ है और अब उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट का जो रीशफल है वो होने वाला है। कई सारे जो विधायक थे उनकी मृत्यु के बाद सीट भी खाली हुई है और कई नए विधायक आए भी हैं। इसके बाद अब फिर से रीशफल की बात की जा रही है, तो मंत्री पद जो दिया जाएगा उसमें जातीय समीकरण भी साधने की बात की जा रही है, तो वो बीजेपी के पक्ष में कितना जा सकता है? मनीषा जी, आपके इस प्रश्न पे तो मैं आ ही रहा हूं, लेकिन इसके पहले कुछ आपने गंभीर मुद्दे उठाए थे। देखिए, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि वो एक तरह से विपक्ष की जो उनकी भूमिका होनी चाहिए उसके निर्वाह में वो सामने में नहीं दिखी है जी। और ये सच्चाई है। इस कारण से प्रदेश में परसेप्शन यह बन गया है कि लड़ाई कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच उसको उस रूप में देखा जा रहा है कि जो ये दोनों आमने सामने में होंगे। तो इस प्रकार के परसेप्शन को तोड़ना बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी आवश्यक है। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कर रहा हूं कि लोकतंत्र सत्ता तंत्र जितना आवश्यक है उतना विपक्ष भी आवश्यक है। देखिए, समाजवादी पार्टी आज से रथ यात्रा निकाल रही है, ये बड़ी खुशी वाली बात है। क्योंकि लंबे समय तक अखिलेश यादव के ऊपर भी आरोप लगते रहे कि वो ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करके अपने विचारों को केवल लिख देते हैं। तो अब अगर वो जब जैसे मैदान में उतरेंगे तो फिर इस प्रकार के आरोप धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो काफी राजनीति में आवश्यक है। राजनीति में विपक्ष जनता के साथ मिलकर जनता के मुद्दे जब तक नहीं उठाएगा तब तक विपक्ष की प्रासंगिकता नहीं बचेगी। अब मैं आता हूं आपके मूल क्वेश्चन पे कि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, वहां पे पुनर्गठन भी हो गया, उत्तर प्रदेश में होगा अवश्य। यहाँ पे भी जातीय समीकरणों को विशेषकर जैसे कि ब्राह्मणों में काफी नाराजगी है, उनको भी और प्रतिनिधित्व उनका बढ़ाने का प्रयास होगा। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि जो एससी के जो दूसरे वर्ग हैं उनको भी और ज्यादा लेने का प्रयास होगा, ओबीसी के कुछ गैर यादव वर्गों को भी और जोड़ने का प्रयास होगा। लेकिन मनीषा जी, सवाल ये उठता है, अब जबकि केवल इलेक्शन के कुछ महीने बचे हैं तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आप आखिरी समय में चाहेंगे आप, क्योंकि केंद्र का चुनाव तो 2024 में होना, तो वहां पे नए मंत्रिमंडल को काम करने के लिए पर्याप्त समय होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नए मंत्री बनेंगे उनके पास तो कोई समय ही नहीं होगा। तो एक तरह से वो केवल सांकेतिक ही रह जाएंगे। कुछ समय बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो जी बिल्कुल राहुल, सांकेतिक तौर पर आप सही कह रहे हैं कि आप काम करने के लिए वक्त ज्यादा नहीं बचा है उनके पास। वो अगर काम करते हैं तो अपने आप को कैसे साबित कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश कर रही है और जनता में संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो ब्राह्मण के साथ साथ निषाद, ओबीसी और दलितों को भी साथ लेकर चल रही है और इसी हिसाब से ये पूरा समीकरण जो मंत्रिमंडल का है वो बनाया जा रहा है। कि वो जो वर्ग भी एक तरह से असंतुष्ट है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है जी 2017 में भारतीय जनता पार्टी का जो जातीय समीकरण था
वो बहुत ही शानदार था। उन्होंने छोटी छोटी जातियों को बहुत ही शानदार ढंग से अपने साथ जोड़ा था। लेकिन हाँ, 4.5 वर्षों के बाद कहीं कहीं वो समीकरण उस रूप में उतने मजबूत नहीं रहे। तो ऐसे में बीजेपी के लिए फिर से आवश्यक है कि वो उसको फिर से उसी रूप में मजबूत करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे स्वीकार करे ना करे, लेकिन विकास दुबे एनकाउंटर के बाद पूर्वांचल के ब्राह्मण वर्ग में कहीं न कहीं बीजेपी के प्रति नाराजगी है। ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के नेता भी स्वीकार करते हैं। उनको कैसे मनाया जाए? अभी हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में फिर यूपी से अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया, उसमें से एक ब्राह्मण चेहरा भी वहां पर डाला गया। तो उसी तरह से अलग अलग सारे जातियों को निषाद वाले मामला चूंकि अभी सीधे सीधे फिट नहीं हो पाया है उनका, तो उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला है, तो वो भी नाराज चल रहे हैं। इसलिए उस वर्ग से भी किसी को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में लिया जाए। तो ये सब चीजें बीजेपी जरूर करेंगी, क्योंकि इलेक्शन के पहले परसेप्शन मैनेजमेंट काफी महत्वपूर्ण चीज होती है। और लोकतंत्र में बहुत पुराना नारा रहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। तो बीजेपी एक तरह से सीधे सीधे उस पूरे समीकरण को साधने का प्रयास करेगी। लेकिन हाँ, ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में लगातार विलंब होता है, पहले था कि ये जून लास्ट वीक में होगा, फिर हुआ कि नहीं जुलाई फर्स्ट वीक में होगा। तो इस तरह से कहीं कहीं जो विस्तार में लेट हो रही है, ये बीजेपी को नुकसान करेगा। इसलिए इनको अगर बिल्कुल राहुल, लगातार जो समीकरण है जातीय वो उत्तर प्रदेश में साधने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आप जब चुनाव सर पर आ खड़ा हुआ है तो कैबिनेट रिशफल कर रहे हैं, मंत्रियों के पास कितना वक्त होगा काम करने के लिए? वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। वंदना जी, आपको क्या लगता है बीजेपी जो रिशफल करने वाली है उससे कितना फायदा या नुकसान हो सकता है बीजेपी को? देखिए, अभी राहुल जी बात कर रहे थे भागीदारी की। तो अगर आप सब जातियों का समीकरण देखें, हम लोग मुसलमानों को क्यों छोड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने जितने भी अभी सबको शामिल किया, कह रहे हैं हमने इस जाति के वर्ग को, उनको, महिलाओं को। मुस्लिम एक भी इसमें चेहरा नहीं दिखा मुझे। क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो माने नहीं रखते हैं? ये क्या संकेत है, आप ये बताएं मुझे, कि डिवाइड एंड रूल? ये तो नहीं हो सकता ना। संविधान में उनको भी उतना ही हक दिया गया है जितने हमें दिया गया है। और रहा सवाल बीजेपी के नया जो रिशफल कर रहे हैं उससे क्या होगा, ये तो वही जाने क्यों कर रहे हैं। अब ये आखिरी वक्त में सबको ला के वहां पे बैठा रहे हैं कि इस जाति के लोगों पर, अरे भाई ये जाति बात से ऊपर उठे, आप ऐसे लोगों को दें, ऐसे लोगों को रखें जो कुछ करें आके। सिर्फ जाति को देख के अगर आपने देना शुरू कर दिया ये पद ओहदे, तो ये देश जो है आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे जाएगा। कहाँ के विश्वगुरु भारत कहलाएगा? प्रधानमंत्री जी कहते बढ़ते हम तो विश्वगुरु, कहाँ है विश्वगुरु? आज की तारीख में देखिए विदेशों में हमारी कितनी वाहवाही हो रही है, तो हम और आप दोनों बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जी जी, वंदना सिंह जी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजेपी जितिन प्रसाद को शामिल करा चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि यूपी कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। बीएसपी के पास भी सतीश चंद्र मिश्रा जैसे बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, लेकिन एसपी के साथ ऐसा कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं है। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जितिन प्रसाद के वहां जाने से इनको ब्राह्मण वोट उनके पीछे, अरे इतना इनका बहुत प्रभाव होता तो ये हरे होते इस तरह से, बुरी तरह से जमानतें जब्त होती इनकी। ऐसा नहीं होता। कोई भी जाति, कोई भी यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं रह गई है कि आप एक ब्राह्मण को शामिल कर दीजिए, कह दीजिए कि सारा ब्राह्मण आपके साथ जुट गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत फहमी में है और ना ही ऐसा होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है राहुल जी, आपसे भी हम लास्ट एक कमेंट लेना चाहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ब्राह्मण चेहरे बीजेपी के पास भी हैं, बीएसपी के पास भी हैं, लेकिन एसपी के पास ऐसा कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं। हालांकि निषाद वोटों को साधने की कोशिश भी एसपी कर रही है, लेकिन अभी तक उसमें भी बड़ी सफलता नहीं मिली है। तो ये जो समीकरण है वो कितने जाएंगे एसपी के पक्ष में, समाजवादी के लिए कितना ये महत्वपूर्ण होगा? मनीषा जी, अगर हम लोग देखें तो 2012 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय ब्राह्मण वोट काफी ज्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी को मिला था। लेकिन फिर 2014, 2017, 2019 ये 3 चुनाव में ब्राह्मण समुदाय का वोट भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पास गया था। लेकिन इस बार की स्थितियां बदली हुई है।
तो ऐसे स्थिति में अगर समाजवादी पार्टी थोड़ा मेहनत करेगी, चूंकि देखिए इसी कारण से मैंने पहले ही बोला था कि बहुजन समाज पार्टी भी समझ गई है कि ब्राह्मणों का वोट जो है कि वो भाजपा में उस रूप में नहीं जाएगा, तभी फिर से वो ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है। तो आगे कुछ न कुछ रूपरेखा हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जरूर बनाएगी इन सब चीजों को समेटने के लिए, क्योंकि अभी कई सारे छोटे छोटे जाति समीकरण अभी अलग अलग दलों के द्वारा साधे जाएंगे। अभी अब ये सारे समीकरण अब शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल राहुल, सारे समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वंदना सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारे जातीय समीकरण जो है वो बनने शुरू हो गए हैं। एक तरफ बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग जैसे पहले उसने किया था फिर से कर रही है, ब्राह्मण चेहरों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। पिछली बार भी 2007 में मायावती इसीलिए चुनाव जीती थी क्योंकि बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोट जो है मिले थे। एक बार फिर से वही मुद्दा उठाया जा रहा है। एसपी भी लगातार कोशिश कर रही है रथ यात्रा के जरिए कि वो वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करे, लेकिन चुनाव में देखना होगा कि जो जाति समीकरण है और जो समाजवादी पार्टी जो रथ यात्रा अभियान शुरू कर रही है, कितना समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।